शाकिब साहब जरा एक चीज ये बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक और संभावनाएं बनती जा रही हैं। अगर तेजस्वी जी, अरे माफ कीजिएगा, चिराग पासवान अगर अपना इतना स्टेक क्लेम कर लिए हैं 243, तो वो 10-12 सीट 15 सीट पे तो मानने वाले हैं नहीं। वो अगर ज्यादा सीटें मांगेंगे, अगर उनके 5 एमपी हैं तो 8 पंजे 40 सीट, तो उनको लगता है कि मेरा हक ही है 40 सीट पे, 40 से कम पे तो नहीं मानूंगा। लेकिन अगर वो उतनी पर्याप्त सीटें उनको नहीं मिलती हैं, तो मुझे एक दूसरी खतरा कह लीजिए आप, मुझे कहीं ना कहीं ये जिसको कहते हैं ना सेंस हो रहा है कि बिहार में एक तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी, पीके, एआईएमआईएम, इस तरह के कुछ एक थर्ड फ्रंट बनेगा। अब उसपे हम लोगों के एक मित्र हैं, वो भी अभी आए थे, अभी बस उठ के गए हैं 5 मिनट पहले। उसपे बहुत से लोगों का कहना है कि बीजेपी कितना भी कर ले, अब वो ऐसा कैलिब्रेशन नहीं होता है कि इसको कर लेंगे तो बीजेपी का इतना नुकसान और उसका इतना फायदा। कहना है इट गोज बोथ वेज। ये थोड़ी है कि अगर ये एक कोलैबोरेशन आएगा आम आदमी पार्टी, पीके और इनका, तो केवल इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा, बीजेपी का फायदा होगा। मैं थोड़ा इस पे, और दूसरा जो एक बात यह है कि अलवरू और राजेश कुमार, इस टीम ने, और उसमें तीसरे टीम का नाम, हालांकि वो बिहार में बहुत दिनों से हैं, शकील अहमद खान साहब, ये 3 लोगों ने मिलके जो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन होना था, वो उस कॉम्बिनेशन को किस हद तक उसको परवान चढ़ाया है। और कांग्रेस की कोई संभावनाएं इसमें है कि नहीं है, मैं सीएम के तौर पे नहीं कह रहा हूं, उसका जो 70 में 19 सीट का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर होने की संभावना है कि नहीं है, शकीब साहब? कांग्रेस के प्रोस्पेक्टिव से बात शुरू करता हूँ। कांग्रेस के प्रोस्पेक्टिव से बात शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि बिहार में जिस तरह से कांग्रेस मूवमेंट कर रही है, अभी हफ्ते में एक ना एक कोई उसकी जो है उसका कार्यक्रम हो रहा है। प्रदेश का निर्देशानुसार जो है जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे अभी वो मुजफ्फरपुर में जो बच्ची के साथ हुआ और उसके विरोध में 1 दिवसीय जो उनका धरना था और पुतला दहन कार्यक्रम था, उसका निर्देश आया राजेश राम जी की तरफ से। और अभी 12 जून को रोजगार को लेकर के एक कार्यक्रम है, तमाम जिलों के जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है उसके बाहर जो है उनको धरना प्रदर्शन करना है। तो ये तमाम चीजें अब जमीन पर दिखाई दे रही हैं और ये राजेश राम जी के फैक्टर का ही असर है कि पिछले 20 सालों में जो भाजपा को महादलित वोट, यानी गैर पासवान महादलित वोट, जिसको नीतीश कुमार ने महादलित की कैटेगरी में रखा था, वो वोट नीतीश कुमार के चेहरे पे मिल जाया करता था। अब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि ये वोट अब शायद नीतीश कुमार के चेहरे पर हमारे खाते में नहीं आएगा। तो पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रखंड स्तर पर रविदास सम्मेलनों का आयोजन करने जा रही है। राजेश राम जी रविदास समाज से आते हैं, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रखंड स्तर पर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी रविदास सम्मेलन का आयोजन करेगी। जिला स्तर या प्रदेश स्तर पर नहीं, ब्लॉक लेवल पर। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जो रविदास समाज, जो मेरा अपना अनुभव है, जो मेरे जो रविदास समाज के जो दोस्त मित्र हैं, वो जो है वो उनका झुकाव जो है वो महागठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें एक देखिए, इसमें सिर्फ एक दलित या महादलित को हम कैटेगराइज करके नहीं रख सकते हैं कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि जो है 5.5% का जो वोट चंक, जो चिराग पासवान का वोट चंक है, वो सबका सब जो है वो चला जाता है चिराग पासवान को, या महादलित जो 19.5% की बिरादरी है वो तमाम का तमाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को। उसमें जो अम्बेडकरवादी साथी हैं, जो वैचारिक रूप से आरएसएस के विरोधी हैं, उनका भी एक बड़ा समूह है उसके अंदर में जो काम करता है। जो है वो जो कबीरपंथी लोग हैं, जो बौद्धिस्ट है, वो वैसे लोग जो वैचारिक रूप से संघ के विरोधी हैं, उनका वोट तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाता है। अब उसके बाद देखिए, बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश, भारतीय जनता पार्टी को तमाम सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने करा लिए। इवन भारतीय जनता पार्टी ने 243 सीटों पर अपना सर्वे करवाया है। उस 243 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यह निष्कर्ष निकल करके सामने आया है कि अगर हम बाईपोलर चुनाव अगर हम लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव को एज है, क्योंकि तमाम सर्वे बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बहुत ऊपर दिखा रहे हैं। 36% का आंकड़ा अभी तेजस्वी यादव का है, नीतीश कुमार 18% पर खड़े हुए हैं। और एक साथ उसके साथ साथ एक समानांतर कोशिश ये हो रही है कि इलेक्शन को बाईपोलर किया जाए, माफ कीजिएगा, मल्टीपोलर किया जाए,
और उस मल्टीपोलर में एक फैक्टर जो एक बड़ा स्टेक होल्डर के तौर पर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, इनको एस्टैब्लिश किया जाए। अब इनको एस्टैब्लिश करने की ये जो कवायद चल रही है सर, वो इस तरह से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं उसकी, कि आप देखिए कि बिहार में अभी इस साल कम से कम 2-3 नई पार्टियां बनी है। एक तो आईपी गुप्ता साहब ने बनाई इंडियन इनकलाब पार्टी, जिनकी रैली प्रशांत किशोर की रैली के 2 दिन के बाद हुई थी गांधी मैदान में, और उन्होंने लाखों की भीड़ जमा की थी और उस दिन उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा की, इंडियन इनकलाब पार्टी। अभी फिर उसके बाद रिटायर्ड वो जो आईपीएस हैं शिवदीप लांडे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई हिंद सेना। तो आप देखेंगे कि मीडिया में उसको तवज्जो नहीं मिल रही है, ना इंडियन इनकलाब पार्टी की कोई चर्चा हो रही है, ना शिवदीप लांडे की पार्टी की कोई चर्चा हो रही है। लेकिन जन सुराज का प्रवक्ता गोदी मीडिया के डिबेट में बिठाया जा रहा है। एक तरफ आरजेडी का प्रवक्ता होता है, जदयू का प्रवक्ता होता है, कोई आरएसएस चिंतक होता है और जन सुराज का एक प्रवक्ता होता है। तो कहीं ना कहीं बिहार के जनमानस में यह बात बिठाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में जन सुराज जो है बिहारी मतदाताओं के सामने एक बड़ा स्टेक होल्डर बनने जा रहा है, ताकि लोगों को लगे कि अरे ये एक बड़ी पार्टी है, इसको उतना ही स्पेस मीडिया में मिल रहा है जितना राजद को मिलता है या महागठबंधन को मिलता है या एनडीए को मिलता है। तो ये तमाम जो है रणनीति, इस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हेमंत सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत संभव है, आपने जैसा अभी शुरू में कहा, एआईएमआईएम तो उसमें नहीं जाएगी, एआईएमआईएम पीके के साथ अलायंस नहीं करेगी, ये तो शर्त है। एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ लेगी अगर वो महागठबंधन में उनको एडजस्टमेंट नहीं होता। हालांकि वो महागठबंधन में अप्रोच कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनके प्रवक्ताओं के भी बयान आ रहे हैं, पप्पू यादव के बारे में भी खबर आ रही है कि वो मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ओवैसी साहब को सीमांचल में 2-4 सीटें देकर के अकोमोडेट कर लिया जाए महागठबंधन में। लेकिन एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश जरूर हो रही है, जिसमें 2020 की तरह, जैसे चिराग पासवान 2020 में फ्रंट पर आकर के बैटिंग कर रहे थे, इस बार प्रशांत किशोर के साथ अलाई पार्टनर के तौर पर बैटिंग करेंगे और चेहरा माफ कीजिएगा, चिराग पासवान का रहेगा कॉर्पोरेट, और संसाधन जो है, संसाधन प्रशांत किशोर के पास भी कमी नहीं है। और आरएसएस का जो हेमंत भाई जैसे कर रहे हैं कि इनको एक बड़ा स्टेक होल्डर के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश इसलिए की जा रही है, जो चिराग पासवान की सभाओं में भीड़ आ रही है वो आरएसएस के लोगों के द्वारा लाई जा रही है, उनका संसाधन लग रहा है, चाहे वो आरा में आप देख लीजिए। और उसके बाद देखिए कि अभी एनडीए गठबंधन में एक प्रॉक्सी वार की स्थिति बनी हुई है। आज जीतन राम मांझी जी ने भी कह दिया कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, 40 सीट नहीं मिलेगी तो 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। आज उनकी मीटिंग हुई है पार्टी की। उपेंद्र कुशवाहा साहब भी जो है, उपेंद्र कुशवाहा साहब भी अलग अपना म्यान से तलवार निकाले कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा साहब का कहना है कि देखिए, अच्छा, उनको एक बात की खींच तो पहले से है कि अभी जो है वो वहां विक्रमगंज में जो सभा हुई उसमें उनको बिल्कुल भी उपेक्षित किया गया। उनको, उपेंद्र कुशवाहा साहब को प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले उपेंद्र कुशवाहा को बुलवा करके खत्म करा लिया गया, बिल्कुल उनको कोने में जगह मिली। और प्रधानमंत्री ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया। ये तमाम चीजें उपेंद्र कुशवाहा को हिट कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई शाहाबाद में तो आप लोगों ने हमको हरवाया है, शाहाबाद का जो पूरा इलाका डैमेज हुआ एनडीए के लिए, वो उपेंद्र कुशवाहा वहां एक बड़ा फैक्टर है। और चिराग पासवान भी अब यही कह रहे हैं, क्योंकि जो शाहाबाद का इलाका है सर, आप देखेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है। वो चाहे बक्सर हो, आरा हो, उधर भोजपुर सासाराम हो, इधर आप देखेंगे पूरा बेल्ट जो है शाहाबाद का, वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। तो उधर आप जो है बसपा का भी एक अच्छा खासा प्रभाव है उस एरिया में। और अगर हम आपको विधानसभा सीट वाइज कुछ आंकड़े देंगे तो आप जानेंगे, जैसे चैनपुर से पिछली बार बसपा के उम्मीदवार जमा खान साहब चुनाव जीते थे और 97 लाख वोट लेकर के आए थे वो। और रामगढ़ में जहां से जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा का चुनाव, जो अभी सुधाकर सिंह जो अभी सांसद बन गए हैं, उनके यहाँ भी बसपा ने उनको फाइट दिया था। सेकंड नंबर पे बसपा रही थी रामगढ़ की सीट पर। तो उस एरिया में बसपा का भी जो जनाधार है, तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम शाहबाद के इलाके में जाकर के चुनाव लड़ेंगे ताकि एनडीए को मजबूती मिले। जो वोट बसपा को शिफ्ट होता है वो वोट हम जो है दलित राजनीति के नाम पर अपने पाले में लेकर के आएंगे और उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। इसलिए हमको 40 सीटें दीजिए या 45 दीजिए, जो भी दीजिए। 5 लोकसभा की सीटों के हिसाब से उनका एक लोकसभा पे 6 सीट का वो बनता है, तो 30 सीटों पर उनकी दावेदारी ऐसे भी है। लेकिन उन्होंने जो हवा बनाया, जो मोमेंटम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अनायास नहीं है, वो सब कुछ सहमति से हो रहा है। बिल्कुल इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है सर। तमाम चीजें दिल्ली में प्लान हो रही हैं और सब कुछ अपनी सहमति से हो रहा है। और वही फॉर्मूला 2020 का जो फॉर्मूला पिछले चुनाव में इंप्लीमेंट किया गया है, उसकी शक्ल, उसका स्वरूप थोड़ा दूसरा हो सकता है बिहार में, लेकिन होगा वही जो जिसकी प्लानिंग नागपुर में या अशोका रोड में बैठ करके तैयार की जा रही है। और चिराग पासवान उसका एक चेहरा होंगे।
और इसमें एक साथ ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर के साथ उनका अलायंस करा दिया जाए कि भाई चलो हम अलायंस से लड़ते हैं, इतनी इतनी सीटें। जी